Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 6 of class 12th Sociology, and the book number is 2, and as per syllabus it is chapter number 13. And the name of chapter is Globalization and Social Change. So let us start. Introduction. Globalization is the interrelationship and interlinking between the local and global मार्केट. देखो, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए हम डोमेस्टिक बाजार को, कहने का मतलब है अपने देश के बाजार को दुनिया भर के बाजारों से जोड़ते हैं. इसका एक एग्जांपल से समझ लो. जैसे हमारे देश में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और हम उसको दूसरी किसी कंट्री में बेच रहे हैं, तो ये जो बेचना वहां पे जाके या वहां से कुछ मंगाना, ये किसके जरिए, किसकी वजह से हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नॉट ओनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट बट ऑल एस्पेक्ट. और पॉलिटिकली भी उनके नेता हमारे यहाँ आते हैं, हमारे उनके यहाँ. इकोनॉमिकली भी उनकी फैक्ट्रियां या फर्म या एमएनसीज हमारे यहाँ पैसा लगाती हैं, हमारी उनके यहाँ. सोशोलॉजिकल, उनके लोग हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ उनके जाते हैं. कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, हम लोग उनके कल्चर को समझते हैं, वो हमारे कल्चर को, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इट इज वेरी ब्रॉड आइटम, और ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये छोटा सा कंसेप्ट नहीं है. इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, और इसके अंदर सोसाइटी की हर डायमेंशन कवर अप होती है. इकोनॉमिक डायमेंशन हो चाहे लिबरलाइजेशन के अंदर क्या आता? इंडस्ट्रीज आर फ्री टू मूव, कि वो कहीं पे भी मूव कर सकती हैं दुनिया में. और इंडिया ने बेसिकली ग्लोबलाइजेशन को कब अपनाया? जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी 1991 में. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो भारत के 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, वो उस टाइम भारत के कौन थे? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पॉलिटिकल लॉज, रूल्स ऑफ ट्रेड, ईटीसी. पॉलिटिकल लॉज मतलब हमारे नेता उनके यहाँ जाते हैं, उनके हमारे यहाँ, और ट्रेड भी होता है, इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट. सोशल इंटरेक्शन विद पीपल, जब उनके लोग हमारे यहाँ घूमने आएंगे तो वो हमारे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, हमारे कल्चर को समझेंगे, और जब हमारे यहाँ उनके यहाँ जाएंगे तो वो समझेंगे. इकोलॉजिकल एंड ग्लोबल वार्मिंग से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक इंटरनेशनल इशू है. क्योंकि अब पोल्यूशन जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, वो एक जगह, ऐसा तो है नहीं कि जिस देश में हो रही है वो वहीं तक सीमित रहेगी, नहीं, वो तो पूरी धरती को इफेक्ट करेगी. तो ग्लोबलाइजेशन. कल्चरल डांसेस, उनके यहाँ पे आते हैं डांस करने और हमारे उनके यहाँ जाते हैं. ट्रेडिशनल चेंज होता है, एक दूसरे के ट्रेडिशन को समझते हैं, वो हमारे यहाँ विजिट करते हैं, हम उनके यहाँ. तो कल्चरल और ट्रेडिशनल भी एक्सचेंज होता है. फेसेस टू ग्लोबलाइजेशन. वी हैव फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज. आज हमारे यहाँ पे देश में दुनिया भर के ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिकते हैं. फॉर एग्जांपल आप देख लो, प्लास्टिक के प्रोडक्ट कितने ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है. चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है ना. और इसी तरह सब्जियां, वेजिटेबल्स इंडिया से सिंगापुर जाके बिकती हैं या और देशों में, आर इजिली अवेलेबल. वी हैड नो चॉइस बिफोर. पहले तो हमारे पास चॉइस नहीं थी, पर आज तो चॉइस अवेलेबल है. आज तो हम दुनिया के किसी भी देश से सामान मंगा सकते हैं यहाँ पे. वन फार्मर एंड ट्रेडर हैव स्टिफ कंपटीशन. अब एक फार्मर का और ट्रेडर का एक अच्छा कंपटीशन हो गया है. दैट दे आर फेसिंग स्टिफ कंपटीशन, दैट दे आर फेसिंग विच इजंट गुड फॉर दी. और ये अच्छा नहीं है ये कंपटीशन एक ट्रेडर और उसके बीच में. क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, एक फार्मर और एक ट्रेडर के बीच में कंपटीशन किस तरीके का है. जैसे मान लो एक व्यापारी है, वो किसान से तो बहुत सस्ते रेट पे ले रहा है, और दूसरे देश में क्या कर रहा है, उसको बहुत अच्छे प्राइस पे बेच रहा है. तो कंपटीशन कहीं ना कहीं क्या होता है, फिर वो किसान तो कहेगा ही ना कि भाई तूने मेरे से तो इस रेट पे लिया और आगे इस रेट पे बेच रहा है. तो प्रॉब्लम होती है ना. सेम ये चीज. दे हैव टू रेज देयर प्राइस टू कम्पीट. अब दोनों एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए चीजों के रेट क्या करेंगे? बढ़ाएंगे. वो सोचेगा कि मैं रेट बढ़ा दूं ताकि मैं उसके लेवल जितना कमाऊं. अब वो क्या करेगा, वो फिर और ज्यादा रेट बढ़ा देगा, क्योंकि उसको पीछे से रॉ मटेरियल उतना ज्यादा महंगा मिल रहा है. तो ये चीज है. देयर हैज बीन डिबेट वेदर ग्लोबलाइजेशन इज गुड फॉर अस और नॉट. अब इस चीज पे चर्चा होती है कि भाई ग्लोबलाइजेशन एक देश के लिए अच्छा है या बुरा है. वन हैंड, एक छोर पर, दे फील इट इज नेसेसरी, कि ये जरूरी है, क्योंकि भाई हर एक देश तो सारी चीजें नहीं बना सकता, दूसरे देश से भी इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन जरूरी है. इट इज नेसेसरी एज वी नीड टू डेवलप एंड इंक्रीज जीडीपी. अगर हमें अपने देश का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ाना है तो हमें दूसरे देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहिए होगी. जैसे इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेनली कहाँ से लेता है? इजराइल से, ठीक है ना, अमेरिका से या ब्रिटेन से. तो किस लिए? तब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो हम उनसे ये सब गेन कर रहे हैं, या ब्राजील से, फ्रांस से, जस्ट बिकॉज टू डेवलप अवर सेल्फ. तो अगर ग्लोबलाइजेशन ना हो तो हमें ये सब चीजें मिले ही ना. वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द ग्लोबल विलेज. तो अगर हमें ये सब चीजें चाहिए तो हमें ग्लोबल विलेज का हिस्सा बनना पड़ेगा.
सम फील द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर आर इंक्रीजिंग। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमीर लोग और अमीर हुए हैं, गरीब लोग और गरीब हुए हैं। अब बात ठीक भी है, जैसे मान लो एक अमीर आदमी है, उसके पास तो पैसा है, वो कहीं पे भी लगा के किसी और देश में भी पैसा कमा लेगा। अब गरीब व्यक्ति क्या है, वो बेचारा अपने देश से बाहर जा ही नहीं पा रहा है, तो वो अब उसका सर्वाइवल अपने देश में मुश्किल हो जा रहा है। अमीर तो कहीं भी सर्वाइव कर रहा है और कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहा है। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव क्या पड़ते हैं, लेट अस सी। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज फार रीचिंग, इट इफेक्ट्स अस ऑल। वो हमारे पे पूर्ण रूप से प्रभाव डालती है, बट इफेक्ट अस डिफरेंटली, पर प्रभाव अलग अलग है। दस वाइल फॉर सम इट मे मीन न्यू अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों के लिए तो ये नई अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि भाई दूसरे देश में जाएंगे, माल बिकेगा, नया काम शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 20 करोड़ इंडियंस दूसरे देश में है फॉर अप्रोक्स, तो दिस इज द ग्लोबलाइजेशन इज अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि बेहतर अर्न कर लेंगे। फॉर अदर इट इज द लॉस ऑफ लाइवलीहुड फॉर इंस्टेंस। अब दूसरों के लिए नुकसान भी हो सकता है, क्यों? अब मान लो ग्लोबलाइजेशन हो जाए, अब बाहर की कंपनी आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना से कंपनी आके इंडिया में माल बेच रही है। अब चाइना का माल सस्ता है, तो फिर क्या होगा, इंडियन जो मार्केट्स होंगे वो डंप यार्ड बन जाएंगे, मतलब चाइना अपना माल वहां पे भर देगा। तो जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं उनका तो रोजी रोटी गई, क्योंकि वो चाइना से सस्ता माल आ रहा है यहाँ पे। तो एक के लिए देखो फायदा भी है और दूसरे के लिए नुकसान भी है। वुमेन सिल्क स्पाइनर्स एंड ट्विस्टर्स ऑफ बिहार, उनकी नौकरियां चली गई, क्योंकि चाइना से और कोरिया से मतलब से सिल्क आ रहा है भारत के बाजार में। वेवर्स एंड कंज्यूमर प्रीफेयर दिस यार्न, और वो इसे प्रीफेयर करते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो ये सस्ता है, दूसरा ये चमकीला है, तो फिर अपने यहाँ के बने हुए को क्यों खरीदेंगे। तो ये भी एक चैलेंज है कि भाई ग्लोबलाइजेशन से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और ज़्यादा बढ़ता ही है मेनली, क्योंकि डेवलप्ड देशों को फायदा पहुंचता है इसका आमतौर पे। चाहे आप जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था 1995 में, उसका नाम बदल के WTO कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो भी किसके लिए मेनली पॉलिसी बनाता है? डेवलप्ड देशों के लिए। डेवलपिंग और अंडर डेवलप के बारे में कौन सोचता है? सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट हैव कम विद द एंट्री ऑफ लार्ज फिशिंग वेसल। अगर आप इंडियन फिशर्स की बात करो, इंडियन इसमें समुद्र में जो इंडियन ओशियन है उसमें, या फिर जो भी इंडिया का नॉटिकल माइल्स तक एरिया आता है समुद्र का, अब उसमें इंटरनेशनल जो शिप्स हैं या फिशरमैन्स हैं वो आके फिशिंग कर रहे हैं, तो हमारे लोगों को क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, उनको मछलियां ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी मशीनों से पकड़ने आ रहे हैं। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है ग्लोबलाइजेशन। दूर से अच्छा लगता है बस ये कि भाई चलो हाँ, अब हमारे पास चॉइस बढ़ गई, कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं। दैट यूज टू बी अर्लियर कलेक्टेड बाय इंडियन फिशिंग वेसल्स, ठीक है। द लाइवलीहुड ऑफ वुमेन फिश सॉर्टर्स, ड्रायर्स, वेंडर्स, अब इन सब का इफेक्ट तो होगा, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि वो तो अच्छी मशीनों से पकड़ के फिश अपने देश में ले जा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। इन गुजरात वुमेन गम कलेक्टर, गम होता था एक, ठीक है ना, जैसे चिपकाने वाला गम, वो इकट्ठा करने वाली जो महिलाएं थी, वो वर पिकिंग फ्रॉम दी जुल्फेरा, बेवल ट्री से वो इकट्ठा करती थी, इसको जुल्फेरा बोलते हैं उसको। उनका लाइवलीहुड चला गया, क्यों? क्योंकि सूडान एक देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहां से सस्ते रेट पे आ रहा है गम, तो फिर इंडियन गम जो वुमेन्स ने इकट्ठा किया वो क्यों खरीदा जाएगा? जाहिर सी बात है, वो तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो फिर लोग किसको प्रीफर करेंगे? जो सूडान से चीप गम आ रहा है। तो ये चीज अब देखो, उसमें सूडान को फायदा है कि उसके देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, पर इंडिया के लोगों के तो लाइवलीहुड गया ना। तो ये चीज शार्पली डिवाइडेड व्यू अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सम बिलीव दैट इट इज नेसेसरी टू हरल्ड अ बेटर वर्ल्ड। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई अगर हमें दुनिया बेहतर बनानी है तो ये बहुत जरूरी है, और बात ठीक भी है। जैसे कि मान लो अब हम ग्लोबलाइज्ड हुए और दूसरे देशों से जुड़े, तो एक फ्रेंडशिप वाली बात भी बनती है, और वो लोग हमारी मदद करेंगे, जैसे रशिया करता है, अमेरिका करता है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे जब उन्हें प्रॉब्लम होगी। पर हम ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी देख सकते हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, चलो इसको इग्नोर करो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज भी माइंड में रखनी है। कुछ लोगों को ये डर है कि दैट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल इज वास्टली डिफरेंट। हर किसी पे इसका प्रभाव अलग पड़ता है। दे आर्ग्यू दैट व्हाइल मैनी इन द मोर प्रिविलेज सेक्शन में बेनिफिट, जो समाज में अमीर लोग हैं उन्हें तो इसका बहुत फायदा पहुंचता है, गरीब बेचारा सर्वाइवल उसका मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी इंडिया जैसे लेबर इंटेंसिव देश में ग्लोबलाइजेशन में फिर चीप लेबर चाहिए होती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि फैक्ट्री वाला तो अपनी कॉस्ट कम से कम करेगा, क्योंकि उसे MNC से कम्पीट करना है। तो चैलेंजिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
अगर आप 1991 के बाद से ही देखो, जब हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म अपनाए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद से ही देखना आप, एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंडिया का ग्रोथ रेट तो बढ़ा है, 5% सेक्शन के पास ही 90% के आसपास पैसा है, तो ग्रोथ तो हमें लगेगा कि हाँ भाई बढ़ा है, पर एक्चुअल में हमें ये देखना है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेट में क्या गिरावट आई है। एग्रीकल्चर देखो आप, आज प्रॉफिटेबल कहाँ रह गया, 12.5-13% के आसपास जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आता है। या फिर सर्विस सेक्टर, जहाँ पे सबसे कम डिपेंडेंसी है, 23-24% के आसपास पॉपुलेशन डिपेंड है, वहां से 70% के अप्रोक्स आता है। तो ये चीजें भी सोचनी पड़ेंगी अगर हम अपने देश को ग्लोबलाइज्ड बना रहे हैं। और इंडिया देखो एक लेबर इंटेंसिव देश है, अगर यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो हाउ दे विल सर्वाइव, तो पुअर्टी रेट विल बी राइज। तो ये चीज, दे आर्ग्यू दैट व्हाइल मैनी इन द मोर प्रिविलेज सेक्शन में बेनिफिट, द कंडीशन ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ ऑलरेडी एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन वर्सन। तो जो गरीब लोग हैं उनकी दशा और ज्यादा खराब हो जाएगी। वो जरा मरा करके कहीं से उनको नौकरी मिल रहा था, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो भी गया। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर, जो इंडियन प्रोड्यूसर है, अब वो क्या करेगा, वो तो अपनी लागत कम से कम करना सोचेगा, वो वर्कर्स को निकालेगा या जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं उन पे ज्यादा काम करवाएगा। तो यहाँ से एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ता है। देयर आर येट अदर हु आर्ग्यूज दैट ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू डेवलपमेंट एट ऑल। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई ग्लोबलाइजेशन एक नया कंसेप्ट नहीं है, ये तो पुराना कंसेप्ट है, ठीक है ना। अब बात ये भी ठीक है। अब आप देखो 1498 में जब वास्को डी गामा इंडिया आया सी रूट के जरिए, या उससे पहले अरब ट्रेडर्स इंडिया आते थे, तो ग्लोबलाइजेशन नया कंसेप्ट कहाँ है, ये तो बहुत पुराना है। बात तो ये भी ठीक है। ग्लोबल इंटरकनेक्शन, अर्ली ईयर्स, ब्रिटिश रूल के वक्त की बात कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज बीन एग्जिस्टिंग फॉर मैनी ईयर्स बट इट वाज लिमिटेड। थी, आपको पता है वो स्विस कैनाल के जरिए जो 1869 में ब्रिटेन ने खोली थी इंडिया के लिए, तो इंडिया से डायरेक्ट ब्रिटेन माल एक्सपोर्ट होता था। वो अब पूरा अफ्रीका घूम के उन्हें नहीं जाना पड़ता था। तो जस्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से डेवलपमेंट भी होता है, पर मेनली फायदा किसको पहुंचता है, डेवलप्ड देशों को। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वर 2 फेमस रूट्स फ्रॉम इंडिया। पहला तो स्पाइस रूट था, मसाले साउथ इंडिया से केरला से ले जाते थे वो मसाले। दूसरा सिल्क रूट था, इंडिया, चाइना, पर्शिया जो आज ईरान है, रोम एंड इजिप्ट, यहाँ से ले जाते थे। 2 रूट थे मेनली जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते थे, स्पाइस, मसाले एंड सिल्क। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया भर के देशों से लोग इंडिया आते थे व्यापार करने के लिए, ठीक है ना, और नई नौकरियां ढूंढने के लिए या इंडिया में सेटल होने के लिए। और आज आप देख लो इंडियंस जा रहे हैं दूसरे देशों में सेटल्ड होने के लिए, और अप्रोक्स 20 करोड़ इंडियंस। अब 20 करोड़ बहुत बड़ा डाटा है, देखो छोटा डाटा नहीं है, क्योंकि यूरोप के कुछ देशों को मिला भी दोगे ना तब भी इतनी आबादी नहीं बनेगी। इतनी आबादी तो भारत की दूसरे देशों में घूम रही है, मतलब वहां पे डिसाइड कर रही है, रेजिडेंट है। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल ट्रेडिंग टुक प्लेस, ठीक है। कॉलोनियल, जब अंग्रेज यहाँ पे थे, देखो 2 कंसेप्ट होते हैं, कॉलोनी और कॉलोनियल। कॉलोनियल तो वो होता है जो राज कर रहा होता है, और कॉलोनी जिस पे राज हो रहा होता है। तो इंडिया वाज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन एंड ब्रिटेन वाज कॉलोनियल गवर्नमेंट। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल ट्रेडिंग टुक प्लेस वेयर ब्रिटिश कॉलोनीज वर इस्टेब्लिश्ड इन एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में अंग्रेजों ने ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज बनाई। मैनी पीपल फ्रॉम इंडिया वर सेंट टू अदर कॉलोनीज, इंडिया से भी बहुत सारे लोगों को दूसरे देश में भेजा गया, या तो मर्जी से या जबरदस्ती की, वहां पे जाके काम करना है आप लोगों को, मजदूरी करनी है। मेनली इनको लेबर कैंप्स में रखा जाता था, जैसे नॉर्थ कोरिया आज के उसमें भेजता है ना अपने मजदूरों को लेबर कैंप्स में, रशिया भेजता है बेसिकली। आप देखिएगा इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़िएगा। दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम बैक, अब मुश्किल हो जाता था वापस आना और हार्ड लेबर करना पड़ता था वहां पे। देयर कास्ट वुडंट एक्सेप्ट देम, अब वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि एक बार चले गए तो फिर कहाँ से सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करने को तैयार होगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। लेबर वाज मेनली सेंट फ्रॉम, लेबर कहाँ से भेजी जाती थी आमतौर पे, अफ्रीका से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, जिनको दास भी बोला जाता था इंडिया के अंदर, या दुनिया में कहीं भी स्लेव्स बोला जाता था। हालांकि आर्टिकल 23 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सब फोर्सफुल लेबर को बैन करता है, याद रखना, आर्टिकल 23। 24 में चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है कि 14 साल से बच्चों 14 ईयर से कम के किसी बच्चे पे काम नहीं करवाया जा सकता। और 21 के ए में राइट टू एजुकेशन। रॉ मटेरियल्स वर सेंट टू मैनचेस्टर एंड फिनिश्ड गुड कम बैक, मैनचेस्टर भेजे जाते थे इंग्लैंड में, और वहां से फिर तैयार माल, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ कहाँ था, ब्रिटेन के अंदर, तो वहीं माल तैयार होता था और वहां से फिर आता था
चीपर कंपेयर टू द हैंड स्पून। अब ये माल मशीनों से तैयार होता था तो जाहिर सी बात है सस्ता होगा किसके मुकाबले, जो माल हाथ से तैयार हो रहा है। ड्यू टू दिस, अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, भारत की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो तबाह हो गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने अपना माल सस्ता यहाँ पे भेज दिया। तभी तो गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था कि भाई अपने देश का माल बना हुआ यूज करो। जब ये 1919 की घटना हुई थी अमृतसर वाली जलियांवाला बाग हत्याकांड। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद का कंसेप्ट अब हम समझेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस ग्लोबलाइजेशन कंटिन्यूड, चलता रहा सिंस 1990 तक, पर हमने प्रॉपर वे में इसे 1991 में अपनाया। याद रखना, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। आउटलुक बिकम वाइडर एंड ब्रॉडर, और जो नजरिया था ग्लोबलाइजेशन के प्रति वो और बड़ा हो गया था। अच्छा देखो, यही वो समय था जब इंडिया में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया के अंदर रिसोर्सेज इतने ज्यादा थे नहीं, $7 बिलियन तक का कर्जा हो गया था हम पे। फिर वो अमेरिका ने कहा कि भाई अगर तुझको ये पैसा चाहिए तो तेरे को अपने आप को ओपन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा। आप इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में जाके पहला चैप्टर देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये चीजें समझाई हैं, देख लेना, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है वहाँ पे। इंडियंस वेंट अब्रॉड, इंडियंस अब्रॉड जाते थे स्टडी के लिए, वर्क के लिए। इंडियंस डेवलपमेंट इज ड्यू टू, और भारत के लोगों का डेवलपमेंट होने लगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नॉट ओनली ट्रेड बट एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी आल्सो बिकम ग्लोबल। अब टेक्नोलॉजी देखो, व्यापार ही नहीं होता सिर्फ एक्सचेंज, ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज होती है, ठीक है। जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू जो, ठीक है ना, इजराइल के हैं, वो भारत आए थे और उन्होंने वो जो सी का पानी होता है खारा, उसको प्योर करने की ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए एक मशीन टाइप वैन में ही फिट थी वो मशीन, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को गिफ्ट करी थी। तो अब वो टेक्नोलॉजी उन्होंने हमें दी, या राफेल की खरीदी हमने दूसरे देश से टेक्नोलॉजी, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज अ टर्म विच इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, चाहे इकोनॉमी हो, लिबरलाइजेशन हो, प्राइवेटाइजेशन हो, सब आता है इसमें। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनियां दूसरे देशों में जाएंगी, उनकी यहाँ आएंगी। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है? मैनी न्यू पॉलिसी वर मेड इन 1990s में, बहुत सारी नई पॉलिसीज बनी। मैनी लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा नए कानून बनाए गए। एज इट वॉज अवेयर दैट देयर वुड बी स्टिफ कंपटीशन, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो लोकल इंडस्ट्रीज, मार्केट कंपनीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए इसके लिए MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज को महात्मा गांधी कहते थे कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करो, इसको करना बहुत जरूरी है, तभी इंडियन सर्वाइव कर पाएंगे। और बात ठीक भी थी, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इंडियंस उस टाइम पे कॉटेज इंडस्ट्री में ही काम करते थे, घरों में ही। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन या फैक्ट्रीज तो थी नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन फ्लोरिश्ड। अब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी 1991 की थी वो बहुत इसकी ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्लोरिश्ड हुई, फली फूली। इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी, ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली। आज पैसा हम ऑनलाइन भेजते हैं, कंप्यूटर का जस्ट एक बटन दबाया, दुनिया में कहीं भी पैसा भेज लो। नो पेपर वर्क, नो प्रॉपर पेपर करेंसी रिक्वायर्ड, कहीं पे भी भेज सकते हैं। शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं सेकंड्स में, दुनिया भर के देशों में या विद इन द कंट्री। ट्रांजैक्शन ऑफ फंड्स बिटवीन कंट्रीज सेकंड्स में हो जाती है, दूसरे देशों में पैसा भेजना या मंगाना। वन मेजर रिस्क इज समटाइम फॉरेन कंपनीज बाय अप स्टॉक इन बल्क, मेक अ प्रॉफिट एंड सेल इट बैक टू द स्टॉक होल्डर्स। अब कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी होती हैं जो जब रेट गिर रहा होता है बहुत ज्यादा खरीद लेती हैं शेयर्स को, और जैसे ही रेट चढ़ा वो बेच दिया, तो सारा मुनाफा हमारे देश से गया बाहर, उनके यहाँ चला गया। शेयर मार्केट में ऐसा होता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको मैनेज करता है, शेयर मार्केट को इंडिया के अंदर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है। मेन रीजन फॉर इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी, अब इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी किसकी वजह से आई? जस्ट बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी। आज देख लो आप, यूपीआई और ये रुपए डेबिट कार्ड, ये सब चीजें चल रही हैं। वेटलेस और नॉलेज इकोनॉमी, वेटलेस इकोनॉमी इज द सिस्टम इन विच बेसिस इज इंफॉर्मेशन। वेटलेस मीन टू से कि IT सेक्टर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, कुछ काम करना है तुरंत सॉफ्टवेयर पे गया, खत्म। अ नॉलेज इकोनॉमी इज वन इन विच वर्किंग पीपल आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज बट गिव सपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर्किटेक्ट। अब जैसे एक आर्किटेक्ट है,
अब वो नक्शा बना देगा बस, अब वो आगे का कंस्ट्रक्शन करना वो ठेकेदार का या जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसका काम है। कहने का मतलब है कि ये सर्विसेज दे रहे हैं अपनी, पर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। वेडिंग प्लानर, उसने पूरा वेडिंग का प्लानिंग कर दिया, ऑर्गेनाइज हुआ, अब वो काम सब कोई और करेगा, फूल वाला फूल लगाएगा या वो सब चीज़ें, मार्केटिंग सर्विसेज ETC। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंस कनेक्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी, दुनिया भर के देश एक दूसरे देश में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तुरंत अपना। हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी, वर्ल्ड ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती हैं, एक देश से दूसरे देश में या एक शहर से दूसरे शहर में पैसा भेजना हो तुरंत भेजा जाता है। ग्लोबली इंटीग्रेटेड मार्केट हो गया, आज दुनिया भर के बाजार एक दूसरे से जुड़े हुए, हम घर बैठे कहीं से भी कुछ भी मंगा सकते हैं। जैसे कुछ एक्सचेंज मार्केट हैं, बॉम्बे, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, वॉल स्ट्रीट है अमेरिका में, वो सब चीज़ें। INCs और MNCs, कंपनीज विच हैव ब्रांच इन डिफरेंट एरिया। देखो MNCs क्या होती हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनीज, वो कंपनीज जिनकी दुनिया भर के कई देशों में ब्रांच हो, बिग बिलियंस डॉलर्स, इनके पास बेहिसाब मतलब बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे पैसा होता है। मैनी इंडियन कंपनीज आर आल्सो MNCs लाइक टाटा, Mahindra. Globalization also picked up in such a big way because MNC's main basis is profit. ग्लोबलाइजेशन इतना बड़ा क्यों हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ MNCs तो मुनाफा कमाना चाहती हैं और वो मेनली उन देशों में जाती है जहाँ चीप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर 4 लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो जहाँ उन्हें सस्ते मिलते हैं वहाँ वो जाती हैं और मुनाफा कमाती हैं और फिर उस देश से एग्जिट कर जाती हैं। Global communication, many revolutions have taken place because of advance and improvement in technology and communication. आज घर बैठे आसानी से दुनिया में कहीं भी कम्युनिकेट किया जा सकता है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज़ें। Some homes and many offices have multiple links to the outside world, such as telephone, cell phones, fax machine, digital cable, television, electronic mail, internet। इन सब के जरिए हम दुनिया में किसी से भी कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 इंडिविजुअल्स लोकेटेड इन, एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति बेंगलोर में, एक न्यूयॉर्क में, तो आज वो क्या कर सकते हैं, इजीली डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। व्हाट्सएप पे तुरंत खींचा और भेज दिया। तो ये टेक्नोलॉजी का ही तो कमाल है आज। ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर्स has emerged due to globalization where production and employment is spread over different countries all over the world। अब देखो पॉजिटिव भी बता दिया मैंने कि एक देश है, हमारे देश के लोग हैं, दूसरे देशों में काम कर रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है ग्लोबलाइजेशन, वो भी मैंने बता दिया आपको पहले। वेयर एवर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, चीप लेबर रिसोर्सेज, MNCs कम अप, मैंने अभी बताया जहाँ पे भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अच्छे होंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवरेबल होंगी, वो सब चीज़ें MNCs हमेशा वहीं पे जाती हैं। जैसे इंडिया में MNCs को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए थे, गुजरात के अंदर बना था पहला, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें सरकार क्यों करती है? ताकि वो अपना क्या कर सके, अपने लोगों को रोजगार दे सके। पर अक्सर इसका उल्टा होता है क्योंकि MNCs आगे कम से कम लोकल कंपनीज को या तो खरीद लेती हैं या अपने साथ टाई अप कर लेती हैं, मेन प्रॉफिट फिर वो ले जाती हैं MNCs। हैंस फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ लोकेशन ऑकर्स, और आमतौर पर MNCs बदलती रहती हैं अपनी लोकेशन। दे गोट अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग लेबर्स, और वो क्यों, वो ऐसा कर समझते हैं कि भाई अगर ज़्यादा दिन तक एक देश में हमने वर्क किया तो फिर लेबर क्या होगा, आप यूनियंस बना लेगा या उस तरह की चीज़ें। ओनली अनस्किल्ड कैजुअल लेबर सफर्ड, और प्रभाव की पढ़ा लिखा आदमी तो कहीं और नौकरी ढूंढ लेगा MNC के जाने के बाद। फ़र्क किस पे पड़ेगा? जो मजदूर है, जो अनपढ़ है, उस पर फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भी ज़्यादा कहाँ जाके नौकरी ढूंढेगा अपनी। मेन एम ऑफ फैक्ट्री ओनर्स इज प्रॉफिट, और फैक्ट्री के मालिकों का मेन एम क्या है? मुनाफा कमाना ज़्यादा से ज़्यादा। ग्लोबलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बिफोर ग्लोबलाइजेशन 1990s द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो वाज डिफरेंट। 1990 से पहले एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो, दुर्दशा इंडिया के अंदर अलग थी। मैनी जॉब्स आर नाउ अवेलेबल, नई नई जॉब्स आई ग्रेजुएट्स के लिए, जैसे BPOs। अब BPOs क्या होता है? देखो मान लो कोई अमेरिका की कंपनी है और उसकी वो फ्रिज बनाती है फॉर एग्जांपल, अब उसमें फ्रिज में किसी में प्रॉब्लम है या सर्विस केयर जो होते हैं ना, अब अमेरिका में डायल किया किसी ने तो वो नंबर इंडिया में मिलेगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इंडिया में कॉल सेंटर्स में काम करने के लिए 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये आमतौर पर मिल जाते हैं लोग, तो BPOs। अब वहाँ तो बहुत पैसा देना पड़ेगा ना, यहाँ सस्ते में मिल गए। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लार्ज होती हैं इससे। अब देखो सही मायने में मैंने 2 एंगल आपको समझा रहा हूँ।
लार्ज कब होती है और कम कब होती है, आप दोनों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और ग्लोबलाइजेशन चाहे यूपीएससी का मेंस हो, चाहे आप यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का दो, चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज के दो, ग्लोबलाइजेशन पे टॉपिक आते ही आते हैं। पॉलिटिकल डायमेंशंस, अब पॉलिटिकल डायमेंशंस क्या है? कोलैप्स ऑफ सोशलिस्ट स्टेट्स लाइक यूएसएसआर, 1991 में यूएसएसआर टूट गया था, जो रशिया निकला एक और 14 देश और निकले, ठीक है ना, वो चीज़ ग्लोबलाइजेशन की वजह से। कमिंग अप ऑफ नई ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं आती हैं, एसोसिएशन आती हैं, जैसे आसियान देश, ठीक है ना, या हमारा हो गया नाटो हो गया, या फिर हमारा सार्क हो गया, ठीक है, ये सब, या फिर इंटरनेशनल इस्लामिक कॉर्पोरेशन, ये सब जो संस्थाएं हैं। कमिंग अप ऑफ आईजीओस, रेड क्रॉस एंड आईएनजीओस, डब्ल्यूटीओ, इस तरह की संस्थाएं भी उभर के सामने आने लगती हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। डब्ल्यूटीओ तो मैंने आपको बताया, इसका पुराना नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ था, 1995 में बदला था। कल्चरल डायमेंशन, ग्लोबलाइजेशन लोकल प्लस ग्लोबल कल्चर। देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोकल कल्चर दुनिया भर के देशों से जुड़ता है तो ग्लोबल कल्चर बन जाता है। होमोजेनिटी, ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर अवेलेबल एवरीवेयर, दुनिया भर में आप कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं। होमोजेनिटी होता है मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट, आप कहीं से भी कुछ भी खरीद सकते हैं, एक ही प्रोडक्ट को आप कहीं पे भी खरीद सकते हैं। मैगी अमेरिका में भी बिकती है और इंडिया में भी बिकती है, ये चीज़। यूनिकनेस इज बीइंग लॉस्ट, और जो यूनिकनेस होती है एक प्रोडक्ट की कि ये तो बस एक देश में ही मिलेगा, वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो कहीं पे भी बिक सकता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। मैनी फॉरेन फर्म्स आर अडॉप्टिंग टू लोकल कल्चर, और कुछ फॉरेन फर्म्स लोकल कल्चर्स को भी क्या करती हैं, अपनाती हैं। All foreign companies try to adapt themselves to the local practice of the country. अब कुछ एमएनसीज तो क्या करती हैं, लोकल कंपनीज को खरीद लेती हैं, फिर उससे उन्हें आसानी रहती है चीजें सेटअप करने में, या फिर कुछ ऐसी होती हैं जो लोकल कल्चर को एक्सेप्ट करती हैं, फिर अपना सेटअप बनाती हैं, फिर उसके बाद प्रोसीड करती हैं। Many food joints know that in India people don't eat beef. बहुत सारी फूड कंपनियां जानती है कि इंडिया में लोग बीफ नहीं खाते, so they secure चिकन। तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, चिकन मटन, क्योंकि उन्होंने पहले लोकल कल्चर को समझाना कि भाई इंडिया के लोग क्या प्रीफर करते हैं, चिकन मटन प्रीफर करते हैं, तो हम चिकन मटन की इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो वो चीज़। फ्यूजन ऑफ म्यूजिक एंड डांस, ग्लोबलाइजेशन की वजह से दूसरे देश का म्यूजिक सुनते हैं ना, और डांसेस भी देखते हैं। मैनी फॉरेन सीरियल शोज देखे जाते हैं, जैसे पाकिस्तानी शोज आजकल इंडिया में बहुत फेमस है, या तुर्की शो जो इंडिया में बहुत देखा जा रहा है आजकल, अर्तुरुल गाजी, तो वो सब चीज़ें जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दिस हेल्प्स द मार्केटिंग ऑफ द कंपनी, और इसमें कंपनी को भी फायदा पहुंचता है क्योंकि उसका प्रोडक्ट दुनिया भर के देशों में, या उसका चीज़ें दुनिया भर के देशों में प्रसिद्ध हो रही हैं। बिगर पॉपुलेशन पे हम इससे वो कर सकते हैं, एक इंटरनेट पे ऐड डाल तो पूरी दुनिया देख लेती है। कल्चरल, वी हैव टू अडॉप्ट एंड मिक्स, और वो हमारे कल्चर को जानते हैं, हम उनके को, तो मिक्सअप होना शुरू होती हैं चीज़ें। सम स्टे इट इज सम, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अच्छी चीज़ है, वी आर डेवलपिंग, कम से कम विकास तो हो रहा है, पर किस कोस्ट पे हो रहा है उसे भी माइंड में रखना होता है। कल्चर ऑफ कंजप्शन, बिफोर 1990s ग्लोबलाइजेशन ग्रोथ ऑफ सिटीज वर इन प्लेस वेयर देवर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। आमतौर पे 1990 से पहले शहर वहाँ पे विकसित होते थे जहाँ पे मतलब कि फैक्ट्रियाँ लगती थी, आमतौर पे शहर वहाँ पे मतलब बनते थे। Whenever there were industries, there were infrastructure। अब जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं तो वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। फूड, क्लॉथ, आर्ट, टूरिज्म हैज़ बीन रेस्पॉन्सिव माइग्रेशन ऑफ पीपल टू सिटीज़, फिर लोग माइग्रेट करेंगे अच्छे जीवन जीने के लिए उन जगहों पे। विद कमिंग अप ऑफ शॉपिंग मॉल्स आ जाएंगे, मल्टीप्लेक्स आ जाएंगे, पार्क्स आ जाएंगे, तो अट्रैक्शन बनेगा सिटीज़ में और लोग विजिट करेंगे। यही होता है, फिर जो गांव की पुअर्टी होती है ना, वो भी सिटी की तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि लोग सिटी में काम करने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए, दबाव बढ़ता है शहरों पे। शॉपिंग इज नो लॉन्गर डन फॉर नेसेसिटी। अब कौन शॉपिंग की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने आमतौर पे जाता है कि मैं तो शॉपिंग मॉल में आटा खरीदने जा रहा हूँ, या वो अक्सर हर कोई मूवीज़ देखने या फिर एंजॉय करने या फिर कपड़े ये सब खरीदने, हम लग्जरी चीज़ें खरीदने जाते हैं, तो और घर बैठे भी खरीद सकते हैं। एस्पेक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी हैव चेंज्ड,
पैसा खर्च करने के तरीके लोगों के अब क्या हो गए हैं, बदल गए। पहले लोग बर्तन खरीद के रखते थे, वो सब चीज़ें, पर अब तो अलग ही तरीका है पैसा खर्च करने का। मिथ क्या है, वुमेन शुड बी हाउसवाइफ नॉट एजुकेटेड। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं कि भाई औरत को पढ़ानी चाहिए या घर में रखना चाहिए, ये सब चीज़ें। क्योंकि जब आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है राइट टू लाइफ और इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एंड अगर आप उसको ही देख लो आर्टिकल 21 को, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो फिर वुमेन एंड मैन आर इक्वल भाई। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 17 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, ये सब चीज़ें कि आर्टिकल 19 देख लो, राइट टू फ्रीडम। 6 तरह की आज़ादी हैं, किस लिए हैं? ताकि मैन एंड वुमेन शुड बी इक्वल। वन साइड बिलीवर दे शुड बी हाउसवाइफ, कुछ मानते हैं कि भाई घर में ही रहनी चाहिए। अब घर में क्यों रहनी चाहिए, वो तो नौकरी करने दूसरे देशों में भी जाएगी। विद द कमिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट हैज़ एम्पावर्ड वुमेन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से वुमेन नारी सशक्तिकरण हुआ है, और बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि दे आर आल्सो ह्यूमन, सो वी शुड बी इक्वल, आइदर वी आर मेल और फीमेल, दोनों बराबर होने चाहिए। और देश का कानून भी इस चीज़ को कह रहा है। दे टेक पार्ट इन ऑल जॉब्स, आज वुमेन्स बैंक्स में नौकरी करती हैं, पायलट्स भी हैं, इवन अभी तो फाइटर जेट प्लेन तक उड़ाने लगी इंडियन एयरफोर्स में। चतुर्वेदी करके था उनका नाम, वो उड़ा रही हैं प्लेन, फाइटर जेट प्लेन, और अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। भारत की राष्ट्रपति रह चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस, या और भी बहुत महत्वपूर्ण जो पोस्ट्स हैं उन पर रही हैं महिलाएं। तो फिर क्यों भाई डिस्क्रिमिनेशन? तो वो चीज़, तो बोथ आर इक्वल, ठीक है ना। कॉर्पोरेट कल्चर, एवरी कॉर्पोरेशन और एमएनसी हैज इट्स ओन कल्चर, हर कंपनी का आमतौर पे अपना तरीका होता है काम करने का। ईच कंपनी हैज इट्स ओन वे ऑफ लुकिंग आफ्टर पीपल, और लोगों की केयर करने का भी अपना तरीका है, क्योंकि हर कंपनी के गोल्स और एम्बिशन क्या है, अलग अलग है। दिस इज डन, ये किया जाता है टू कीप एम्प्लॉयज हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, विच इज आल्सो एन इंसेंटिव्स टू कीप देयर वर्किंग एफिशिएंसी। देखो अब एम्प्लॉयज़ को ये सब चीज़ें इसलिए की जाती हैं, हर कंपनी का अलग अलग होता है मोटिव काम करने का, क्योंकि एफिशिएंसी लेवल और इफेक्टिवनेस भी बना के रखनी है एम्प्लॉयज़ की। दिस इंसेंटिव्स इज रिक्वायर्ड, और इंसेंटिव्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि भाई एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करें, कंपटीशन में भी एग्जिस्ट कर सकें, ठीक है ना, और अपनी प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन रखें। इट इज़ आल्सो डन टू क्रिएट क्योसिवनेस एंड लॉयल्टी, और एम्प्लॉय लॉयल रहें, इसीलिए उनको टाइम टाइम पे इंसेंटिव्स देने चाहिए, जैसे दिवाली मेला, टेकिंग एम्प्लॉय टू वॉच मूवी और हॉलीडेज पार्टीज, बोनस देना, इससे भाई एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है। ईच कंपनी हैज इट्स ओन वे ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग करने का हर किसी का अलग अलग तरीका है। मार्केटिंग इज डन थ्रू एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन, मार्केटिंग इसके जरिए होती है। मार्केट स्ट्रेटजी डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, हर कंपनी की अलग अलग है आमतौर पर। देयर आर अ फ्यू प्रोफेशन दैट हैव बीन फॉलोड फॉर ईयर्स बाय टीचर्स, डॉक्टर, ईटीसी, ये प्रोफेशंस ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। आप शुरू में देख लो गुरुकुल्स होते थे, चिकित्सक होते थे, ठीक है ना, पतंजलि थे जैसे भारत के, जिन्होंने सबसे योग शिक्षा पे इस पे काम किया है बहुत ज़्यादा। नाउ या चरक थे, चरक कहते हैं जिन्हें हम, चिकित्सक थे जो। नाउ विद ग्लोबलाइजेशन मैनी न्यू ऑक्यूपेशंस, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी नई और नौकरियां भी उभर के सामने आई हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, बैंक, गार्ड, डांस, ईटीसी। इन सब की इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत डिमांड है ना चीज़ों की, तो ये नई सर्विसेज उभर के आई हैं सामने। द प्रोफेशनल्स हैव हायर सैलरीज, प्रोफेशनल लोगों की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेस कम है, स्ट्रेन है कम है, और मनी अच्छा मिलता है तो मोटिवेटेड भी रहते हैं, काम करते रहते हैं। अब एक आदमी है वो काम कर रहा है दूसरे देश में जाकर और पैसा उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर वो हाईली मोटिवेटेड कहाँ से होगा? उसका एफिशिएंट, या अपने ही देश में काम कर रहा है, इंसेंटिव टाइम पे नहीं है, तनख्वाह टाइम पे नहीं है, तो फिर वो काम क्यों करेगा ज़्यादा? वो चीज़। क्राफ्ट, there are some crafts that have been originated in India and during the years have started losing their importance even more so after globalization. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आर्ट एंड कल्चर जो इंडिया का है, पर वो धीरे धीरे अपना एग्जिस्टेंस खो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि आज दुनिया भर की हम चीज़ों को देखते हैं, फिर अपनी चीज़ों को कम प्रिफेयर करते हैं खरीदना। दिस इज ड्यू टू कंपटीशन एज मैनी प्रोडक्ट विद इन द इंडिया और आउटसाइड, मैंने वही बताया, दुनिया भर के देशों से सस्ता माल बिक रहा है, तो वाई शुड अ पर्सन प्रिफेयर द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट? अपने आप में एक क्वेश्चन है, और हर आदमी सोचता है कि भाई उसे सामान सस्ता मिले। विद द कमिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन द थ्रेट टू दिस इंडिजीनियस क्राफ्ट हैज बिकम अ कॉमन थ्रेट, और आज के दौर में एक कॉमन खतरा है ये क्राफ्ट के लिए। क्यों? क्योंकि भाई हर व्यक्ति, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई पेंटिंग खरीदनी है अपने रूम के लिए,
तो मैं इंडियन पेंटिंग्स की जगह सीधा अमेजोन पे जाके सर्च करूंगा कि कौन सी अच्छी पेंटिंग है। अब मैं देखूंगा अच्छा ये अच्छी पेंटिंग है, भले ही वो दूसरे देश से आ रही हो तो और सस्ती भी, तो फिर क्यों नहीं प्रिफेयर करेंगे वो चीज़। नॉलेज सिस्टम, मैनी फूड प्रोडक्ट लाइक सैंडलवुड, टर्मरिक हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इंडिया में है पर इनकी दुनिया भर के देशों में आज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहा है। ऑल दीज प्रोडक्ट हैव बीन प्रोमोटेड एज इंडियन प्रोडक्ट्स के रूप में इनका प्रमोशन हुआ है और ये पेशेंट्स के लिए इन सब के लिए उपयोग किए जाते हैं। केयर हैज़ टू बी टेकन टू सी द अदर एमएनसीज डू नॉट प्रमोट दीज प्रोडक्ट एज देयर ओन। एमएनसीज इन्हें अपना ना बता के प्रमोट करे कि उन्होंने इसे डेवलप किया, ठीक है ना। रिसेंट अटेम्प्ट्स बाय सम एमएनसीज टू दी पेटेंट द यूज ऑफ तुलसी, हल्दी, रुद्राक्ष एंड बासमती राइस, इन सब का रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की कि वो इनको ही बस वो कंपनियां इन्हें बनाएंगी। ऐसा क्यों भाई, ये तो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी बना सकता है। एंड द नीड ऑफ प्रोटेक्टिंग द बेस ऑफ इट्स इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम, ठीक है ना। और ज़रूरत है कि हम अपने देश के जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको क्या करें, प्रोटेक्ट करें। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश हुआ और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उसका आंसर दे देंगे, ठीक है ना। और देखो हमारा कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं था किसी भी पॉइंट के जरिए आपको हर्ट करना। ये बुक्स के नोट्स हैं अधिकतर और इंटरनेट से बनाए गए हैं मदद लेकर। तो कहने का मतलब है कि चीज़ों को एज ए स्टूडेंट ही गेन करना, ठीक है ना, और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, अपनी एक थिंकिंग डेवलप करना। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कंटिन्यूटी बनाए रखना। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में देना, आपका सजेशन मोस्ट वेलकम है, ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।